सौभाग्य की एक बात यह कि राजस्थान के 20 जिलों में टिड्डियों के दल फैल चुके हैं और अब तक बड़े पैमाने पर इससे फसल को नुकसान पहुंच चुका है। राजस्थान सरकार ने टिड्डियों के प्रकोप से किसानों को बचाने के लिए कोशिश तेज कर दी है। वहीं केंद्र सरकार ने भी टिड्डियों को मारने के लिए हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल पर विचार करने की बात कही है। ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं विक्रांत यादव। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1000 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। दिल्ली में 24 घंटे में यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके साथ दिल्ली में कोरोना के कुल 16,281 मरीज हो चुके हैं अब तक। तो विक्रांत, यानी कि ये मामला जो है ये बढ़ता जा रहा है, दिल्ली में रफ्तार भी तेज हो रही है। देखिए, बिल्कुल किशोर, जिस तरीके की बात पहले से दिल्ली के मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि दिल्ली में आंकड़ा बढ़ेगा, लेकिन अब आर्थिक गतिविधियां खूब बढ़ानी पड़ेंगी, लॉकडाउन को खोलना पड़ेगा, वही चीज दिखाई दे रही है कि दिल्ली में आज पहली बार 1000 का आंकड़ा पार हुआ है। 1024 जो है ये आज मामले सामने आए हैं, तो निश्चित तौर पर ये काफी चिंता की बात है। और 16,000 से ज्यादा कुल मरीज अब दिल्ली में हो गए हैं। लेकिन एक जो बड़ी बात है कि दिल्ली में इस समय एक्टिव पेशेंट जो है वो 8400 के करीब है, यानी कि करीब 45% के करीब लोग ठीक भी हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा था, 500-600 केस सामने आ रहे थे, लेकिन आज 1024 केस सामने आना और 13 मौत भी सामने आई है, तो निश्चित तौर पर चिंता की बात दिल्ली सरकार के लिए भी है। शुक्रिया विक्रांत आपका। अम्फन तूफान को गुजरे एक हफ्ता बीतने के बावजूद बंगाल में लोग सरकारी मदद का इंतजार करने को मजबूर दिखे। न्यूज 18 इंडिया की टीम उत्तर 24 परगना जिले के उन हिस्सों में पहुंची जहां तूफान ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। लेकिन हैरानी की बात यह कि अब तक लोगों के घरों की मरम्मत नहीं हुई। जिन घरों की छतें अम्फन तूफान ने छीनी थीं, वहां अब तक लोगों के सिरों पर छत नहीं है। तूफान घर का सारा सामान भी बहा कर ले गया, इसलिए लोगों की जिंदगी ही हाशिए पर पहुंच गई। उत्तर 24 परगना में इस समय मैं हूँ। इस घर की छत अब नहीं रही, अम्फन की भेंट चढ़ चुकी है। उत्तर 24 परगना जैसे ही हालात पश्चिम बंगाल के कई जिलों के हुए। तूफान से सबसे ज्यादा नुकसान समुद्र के पास वाले इलाकों में हुआ। उन लोगों का नुकसान हुआ जो कच्चे मकानों में रहते थे। ऐसी कुछ जगहों तक पहुंचने के रास्ते तो ऐसे हैं कि कार से पहुंचा ही नहीं जा सकता। ये वो रास्ते हैं जहां पर गाड़ी भी नहीं जाती है। ग्राउंड जीरो तक पहुंचने के लिए न्यूज 18 इंडिया की टीम इस वैन रिक्शे पर सवार होकर आगे का रास्ता तय कर रही है। प्रधानमंत्री ने तूफान के 2 दिन बाद बंगाल को 1000 करोड़ देने का ऐलान किया था। बीजेपी का दावा है कि रकम राज्य सरकार को मिल चुकी है, लेकिन जरूरतमंदों तक नहीं पहुंची। 20 मई को आया अम्फन तूफान पिछले 100 साल में बंगाल में आया सबसे ताकतवर तूफान था। 24 घंटे नहीं गए, राशि पश्चिम बंगाल के राजकोष में आ गया। इसके बाद आज 4वां दिन निकल गया है। ये राशि कहां है, किसी को कोई पता नहीं। सौभाग्य की बात है कि तूफान से जिन गरीब परिवारों को नुकसान हुआ वो जल्द से जल्द मदद पहुंचने की गुहार लगा रहे हैं। वहीं बीजेपी ने पश्चिम बंगाल सरकार से पीएम की ओर से दी गई 1000 करोड़ की मदद जरूरतमंदों तक न पहुंचाने का आरोप लगाया, जबकि ममता सरकार का कहना है कि आपदा बहुत भयानक है, इसलिए राहत पहुंचाने में भी वक्त लग रहा है। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तोड़ने के आरोप लगे, जिस पर बीजेपी ने उद्धव सरकार को घेरा। पूरा विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब अबू आजमी का रेलवे स्टेशन का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो भीड़ के बीच खड़े दिखे। बताया गया कि ये वीडियो 2 दिन पहले का है, जिसमें बहुत सारे ऐसे मजदूर दिखाई दिए जो गांव लौटने के लिए स्टेशन तो पहुंचे, लेकिन उन्हें ट्रेन नहीं मिल पाई और हार मानकर उन्होंने स्टेशन पर धरना दे दिया। इस बीच अबू आजमी भी वहां पहुंचे। वीडियो में वो एक पुलिस इंस्पेक्टर से बहस करते नजर आए, जिसके बाद उन्होंने मजदूरों से बात की और धरने में उनका साथ देने का वादा किया। लेकिन इन सबके बीच वीडियो में कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आई। कल 2 बजे तमाम हमारे समाजवादी पार्टी के वर्कर और आम जनता जो इससे दुखियारी है, किसी पार्टी के भी लोग हैं, वो आ जाए यार। बीजेपी ने इसी बात पर अबू आजमी को घेरा और आरोप लगाया कि उन्होंने लॉकडाउन के नियमों को तोड़ा और सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा होने का फायदा उठाया। सत्ताधारी पार्टी का नेता विधायक लोगों को भड़काते हैं और एक महिला पुलिस अधिकारी को पाप के ऊपर से बोलते हैं और ठाकरे सरकार शांत है। जिसके बाद महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी की सहयोगी पार्टी कांग्रेस उनके बचाव में उतर आई। पहले भीड़ हुई थी, उन्होंने जाकर लोक प्रतिनिधि जाके उनको समझ ये करता है कि जरा आप धीर रखो, हो जाएगा कुछ, तो उन्हें नजदीक तो जाना ही होता है। सौभाग्य की बात है कि महाराष्ट्र में हर पार्टी खुद को मजदूरों का हमदर्द साबित करना चाहती है। यही वजह रही कि अबू आजमी मजदूरों से मिलने स्टेशन पहुंचे तो भीड़ के बीच नियमों की अनदेखी करने पर बीजेपी ने उन्हें घेरा और कांग्रेस अबू आजमी के बचाव में सामने आ गई।
खराब मौसम की वजह से अमेरिका की एक निजी कंपनी स्पेसएक्स को आखिरी पलों में अपने अंतरिक्ष यान की लॉन्चिंग टालनी पड़ी। स्पेसएक्स अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजने वाली थी और इसके लिए सभी तैयारियां भी पूरी हो चुकी थी। रॉकेट में ईंधन भी भरा जा चुका था, लेकिन खराब मौसम की वजह से मिशन को सिर्फ 17 मिनट पहले रोक दिया गया। Dragon SpaceX, unfortunately, we are not going to launch today. मिशन से ठीक पहले स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क भी वहां पहुंचे और दोनों अंतरिक्ष यात्रियों से बातचीत की। अंतरिक्ष यात्रियों ने अपने परिवार वालों से भी मुलाकात की, जिसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें लॉन्च पैड तक पहुंचाया गया। यहां वो एक लिफ्ट के जरिए रॉकेट के ऊपरी हिस्से में मौजूद अंतरिक्ष यान तक पहुंचे। अंतरिक्ष यात्रियों के स्पेस कैप्सूल में पहुंचने के बाद एक बार फिर सारी चीजें जांची गईं और रॉकेट को उड़ान के लिए तैयार किया गया। उड़ान भरने में कुछ मिनट ही बाकी थे, लेकिन तभी खराब मौसम की वजह से काउंटडाउन को रोक दिया गया। नासा के मुताबिक अब शनिवार को इसे दोबारा लॉन्च किया जाएगा। सौभाग्य की बात है कि मिशन स्पेसएक्स के साथ अमेरिका के लिए भी बेहद खास था। इस लॉन्च के साथ स्पेसएक्स अंतरिक्ष में इंसान भेजने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी बन जाती, जबकि नासा के लिए भी अपने अंतरिक्ष यात्रियों को कम खर्च में स्पेस स्टेशन भेजने का नया रास्ता खुल जाता। हालांकि अंतरिक्ष यात्रियों की हिफाजत के लिए यह मिशन रोकना पड़ा। ट्रेन या बस से गांव लौटने वाले मजदूरों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। अदालत ने अंतरिम निर्देश दिया कि मजदूरों से ट्रेन या बस का किराया नहीं लिया जाएगा। अब इस मामले की सुनवाई 5 जून को होगी, लेकिन तब तक दोनों राज्य सरकारें, यानी कि मजदूर जिस राज्य से जा रहे हैं और जिस राज्य में जा रहे हैं, वहां की सरकारें मजदूरों का किराया अदा करेंगी। साथ ही राज्य सरकारों और रेलवे को मजदूरों को खाना और पीने का पानी भी मुहैया करवाना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब भी कोई राज्य सरकार ट्रेन मांगे तो रेलवे उसकी मांग को पूरा करे। इसके अलावा अदालत ने 2 टूक कहा कि अगर मजदूर की पहचान हो जाए तो उसे वापस भेजने की समय सीमा तय होनी चाहिए और किसी भी राज्य के पास यह अधिकार नहीं है कि वो मजदूरों को अपने यहां आने से रोक दे। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो इस मामले में केंद्र सरकार की तरफ से विस्तृत रिपोर्ट देना चाहते हैं। कोर्ट ने उन्हें समय तो दे दिया और सुनवाई 5 जून तक के लिए स्थगित कर दी, लेकिन तब तक के लिए अंतरिम निर्देश जारी कर दिए। अनुपम खेर ने कविता शेयर की। लॉकडाउन में घर पर वक्त बिता रहे अनुपम खेर ने एक कविता सोशल मीडिया पर शेयर की। काश ऐसी भी हवा चले, कौन किसका है पता चले। दिल्ली पुलिस ने हरियाणा से शराब की तस्करी के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने दावा किया कि आरोपी के पास से शराब की 24 पेटियां भी बरामद की गई। कोरोना वायरस के खतरे के बीच एकता कपूर ने मुंबई के जुहू के अपने घर को सैनिटाइज करवाया। यूपी के मुरादाबाद में एक बैंक के चेयरमैन के विदाई समारोह में पहुंचे लोगों पर लॉकडाउन के नियम तोड़ने का आरोप लगा। वहां पहुंचे ज्यादातर लोगों ने न तो मास्क लगाया और न ही एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाए रखने का ध्यान रखा। रेलवे स्टेशनों पर फिलहाल खाने पीने की दुकानें शुरू होने की संभावना नहीं है। रेलवे बोर्ड को बताया गया कि इन दुकानों को चलाने वाले कई लोग लॉकडाउन में अपने गांव लौट चुके हैं। जम्मू में सेना ने कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए 100 बिस्तरों वाला एक अस्पताल तैयार किया। जिस बिल्डिंग में कोरोना अस्पताल बनाया गया वो एक आर्मी स्कूल है, जिसे सेना के जवानों ने 100 बिस्तरों वाले अस्पताल में तब्दील कर दिया। कोरोना के इस अस्पताल में साफ सफाई के साथ मरीजों के इलाज का पूरा इंतजाम किया गया है। आज भी जब देश कोविड की सूरत में एक बहुत बड़े संकट का सामना कर रहा है, तो ऐसे सूरत में भारतीय सेना के डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ साथ भारतीय सेना के जवान आगे आ रहे हैं। इस अस्पताल में सेना के ही डॉक्टरों की तैनाती भी की गई है, जो पूरे एहतियात के साथ काम करते नजर आए। वहां पर कोरोना को फैलने से रोकने के लिए अस्पताल के हर हिस्से को सैनिटाइज करने का भी इंतजाम किया गया। इतना ही नहीं, मरीजों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। इस एरिया में जितने भी कोई अगर सिविलियंस को इस फैसिलिटी का जरूरत पड़ेगा तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू वो लोग यहाँ पर आएंगे और उनका यहाँ पे ट्रीटमेंट होगा। सौभाग्य की बात यह कि बीते कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़े हैं, जिसे देखते हुए सेना ने पहले से ही जम्मू में कोरोना मरीजों के लिए 100 बिस्तरों वाला यह अस्पताल तैयार कर लिया, ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों को फौरन इलाज मुहैया कराया जा सके। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के एक मॉल में कोरोना वायरस रोकने के लिए रोबोट तैनात कर दिए गए। कोरोना के नए मामलों में कमी आने के बाद हाल ही में वहां के सभी मॉल खोल दिए गए थे, जिसके बाद एक मॉल में कई तरह के रोबोट दिखाई दिए।
उनका इस्तेमाल लोगों को कोरोना से बचाने के लिए किया गया। कुछ रोबोट लोगों के तापमान की जांच करते दिखे तो कुछ उन्हें कोरोना से बचने की जानकारी देते नजर आए। उनके बीच एक अनोखा रोबोट भी दिखाई दिया जो जानवर की तरह था और कहीं भी जा सकता था। वो मॉल में घूम घूम कर लोगों को सैनिटाइजर देता नजर आया ताकि लोग अपने हाथों को साफ रख सकें। मॉल में खरीदारी करने पहुंचे कई लोग इन रोबोट को देखकर हैरान हो गए, लेकिन सबने सुरक्षा के उपायों को देखकर खुशी जाहिर की। A lot of excitement, like the kids especially love the robots. Like everyone, it's a very new thing. बताया गया कि रोबोट की वजह से वहां ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं। बात की बात है कि रोबोट की तैनाती से लोगों को एक दूसरे के संपर्क में आने की संभावना नहीं होगी। यही वजह रही कि लोगों ने इसे काफी पसंद किया और मॉल में भीड़ भी बढ़ गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी क्वारंटीन सेंटर में ठहराए गए तबलीगी जमात के 900 से ज्यादा लोगों को अलग अलग जगह रखने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि सरकारी क्वारंटीन सेंटर में ठहराए गए तबलीगी जमात के 900 से ज्यादा लोगों को 9 जगहों पर रखा जाए और उनके खाने और बाकी के खर्च मरकज उठाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि सरकार इन लोगों का खर्च उठाने के लिए बाध्य नहीं होगी और तबलीगी जमात से जुड़े ये सभी 900 लोग अदालत की इजाजत के बिना कहीं नहीं जा पाए। ये सभी लोग विदेशी नागरिक हैं और निजामुद्दीन स्थित मरकज के कार्यक्रम में शामिल होने भारत आए थे। पाकिस्तान ने अयोध्या में राम मंदिर पर बेतुका बयान देकर एक बार फिर भारत के अंदरूनी मामलों में टांग अड़ाने की कोशिश की, जिस पर विश्व हिंदू परिषद और अयोध्या के साधु संतों ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। एक दिन पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया जिसमें आरोप लगाया कि कोरोना संकट के बीच ही बीजेपी भारत में हिंदुत्व का एजेंडा आगे बढ़ाने में जुटी है। पाकिस्तान ने राम मंदिर के मुद्दे को सीएए और एनआरसी के खिलाफ जो आंदोलन हुए थे उनसे भी जोड़ दिया। साथ ही राम मंदिर पर भारत की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाए। पाकिस्तान का बयान इतना बचकाना था कि भारत ने उसको जवाब देने के लायक भी नहीं समझा। हालांकि पाकिस्तान की यह गुस्ताखी विश्व हिंदू परिषद को बर्दाश्त नहीं हुई। जिस देश का न्याय के साथ में कोई संबंध ही नहीं है, जिनका पूरी जीवन पाकिस्तान का या अन्याय के साथ जुड़ा हुआ है, उन्होंने भारत के न्याय व्यवस्था के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। श्री राम जन्मभूमि के ऊपर समतलीकरण चल रहा है, यह पूर्ण विश्व जानता है। ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं संदीप बोल। खुफिया एजेंसियों ने कश्मीर में सुरक्षा बल पर आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। खबर है कि आईडी के जरिए सुरक्षा बल के जवानों को निशाना बनाया जा सकता है। यह अलर्ट भी जारी किया गया कि श्रीनगर के पंथा चौक पर आतंकी आत्मघाती हमले को अंजाम दे सकते हैं। आज ही एक बड़ी साजिश नाकाम की गई है संदीप, और अभी और अलर्ट है। बिल्कुल, देखिए लगातार दबाव जो है पाकिस्तान की तरफ से बढ़ाया जा रहा है आतंकियों को, जो कि घाटी में है, क्योंकि ये बड़ी कोई आतंकी वारदात को अंजाम दे पाने में नाकामयाब हो रहे हैं। बड़े जितने भी जो टॉप कमांडर्स हैं उनको जो है ढेर कर दिया गया है। हाल ही में रियाज नाइकू, जो कि एक फेस बचता था पाकिस्तान की तरफ से हिजबुल मुजाहिदीन का, उसको भी ढेर कर दिया गया। उसके बाद से लगातार कोशिश में लगे हैं आतंकी संगठन की किस तरीके से जो ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके, और उसी के मद्देनजर बाकायदा 10 दिन के अंदर कोई बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की जो फिराक में थे। इसका इंटेल इनपुट था और यही वजह है कि आज जो है पुलवामा में जो अटैक होते होते बचा है उसको जो है नाकाम किया है। उसी तर्ज पर जो है हाईवेज में, खास तौर पे कि किशोर हाईवेज में जो कॉन्वॉय मूव होता है, उन कॉन्वॉय के साथ जो है गाड़ी वीबीआईडी यानी व्हीकल बाउंड जो आईडी है उसको जो है टकराने की बात जो है फिराक में है। और यही वजह है कि कई ऐसी रोड्स है, कई ऐसे हाईवे हैं जिनको की अलर्ट पे रखा गया है। वहां पे पूरी तरीके से चौकसी की जा रही है। एक अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि लगातार जो है इनपुट्स मिल रहे हैं, स्पेसिफिक इनपुट्स मिल रहे हैं, लोकल इंटेलिजेंस से इनपुट मिल रहे हैं, और साथ ही जो टेक इंट है वो भी इनपुट जो है उनको दे रहे हैं कि किस तरीके से आने वाले टाइम में इस तरीके की घटनाएं आतंकी अंजाम दे सकते हैं। उसी के चलते जो है पूरी सतर्कता बरती जा रही है और उम्मीद यही की जा रही है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसी, सुरक्षा बल जो है किसी भी ऐसी आतंकी साजिश को जो है नाकाम करने में कामयाब साबित होंगे। शुक्रिया संदीप आपका। कोरोना से निपटने में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा का इस्तेमाल जारी रहेगा। नीति आयोग ने बताया कि देश में कोरोना वायरस से निपटने के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा का इस्तेमाल जारी रहेगा। हालांकि पिछले दिनों WHO ने इसके ट्रायल पर रोक लगा दी थी। केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में देश के 13 बड़े शहरों के नगर निगम कमिश्नर भी शामिल हुए। अनुमान है कि देश के 70% कोरोना वायरस के मामले इन्हीं 13 शहरों में हैं। इस बैठक में 31 मई के बाद लॉकडाउन लागू रखने या कुछ और छूट देने पर चर्चा हुई। सूरत में कुछ लोगों ने दावा किया कि हाथ पर लगाई गई क्वारंटीन की मोहर से उनकी चमड़ी जल गई। लॉकडाउन के बीच श्रद्धा कपूर ने अपने भाई के साथ एक दुकान में जाने की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की और बताया कि इस दुकान में उन्हें कोई भी पहचान नहीं सका।
दिल्ली के आनंद विहार इलाके में एक 3 मंजिला इमारत में अचानक आग लग गई। बताया गया कि इमारत में यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जो कुछ ही देर में इमारत की दूसरी और तीसरी मंजिल पर फैल गई, जिसके बाद इमारत से आग की ऊंची लपटें उठती दिखाई दी, जबकि इमारत के आसपास धुआं फैल गया। कुछ देर बाद दमकल कर्मी वहां पहुंचे और आग बुझाने के काम में जुट गए। आग लगने की जानकारी मिलते ही वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद एक आदमी उन्हें दूर हटाने के लिए आवाज लगाता दिखा। कुछ देर की कोशिश के बाद दमकल कर्मियों ने आग को बुझा दिया। सौभाग्य की बात है कि इमारत में लगी आग के दूसरी इमारतों में भी फैलने का खतरा था, लेकिन दमकल कर्मियों ने वक्त रहते आग को बुझा दिया। कोरोना वायरस के खतरे के बीच दक्षिण अमेरिका के कई देशों में खाने पीने का गंभीर संकट खड़ा हो गया। इन देशों में लॉकडाउन की वजह से करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई, जिससे उनके सामने खाने की समस्या खड़ी हो गई। और यही वजह रही कि पेरू में खाने पीने का सामान लेने के लिए लोगों की लंबी कतारें देखी गई। बताया गया कि बाहर न निकल पाने की वजह से लाखों लोग बेरोजगार हो गए और उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे। हालांकि कई इलाकों में लोगों तक खाना पहुंचाया गया। ब्राजील में भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आईं। वहां भी खाने पीने के लिए कई लोग सरकार के भरोसे दिखाई दिए। इसके अलावा कई दूसरे देशों में भी हालात बेहद खराब हो गए। बताया गया कि लोग लॉकडाउन तोड़कर बाहर निकल रहे हैं ताकि उन्हें कोई काम और खाना मिल सके। सौभाग्य की बात है कि लॉकडाउन की वजह से लोगों पर दोहरी मार पड़ी। करोड़ों लोगों के पास कोई काम नहीं बचा, जिससे खाने पीने का संकट और गहरा गया। टिड्डियों के हमले से निपटने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से भी कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के मुताबिक केमिकल के छिड़काव के लिए उसकी तरफ से 60 मशीनों की खरीद को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा राजस्थान के 21, मध्य प्रदेश के 18, गुजरात के 2 और पंजाब के 1 जिले में टिड्डियों पर रोकथाम की कोशिश की जा रही है। मंत्रालय का कहना है कि अब तक इन राज्यों में 300 से ज्यादा जगहों पर टिड्डियों के प्रभाव को खत्म किया जा चुका है। कृषि मंत्रालय से जुड़ा टिड्डी चेतावनी संगठन भी इन राज्यों में टिड्डियों को खत्म करने पर काम कर रहा है। इसके लिए उसके पास 50,000 लीटर से ज्यादा कीटनाशक उपलब्ध होने की जानकारी मंत्रालय ने दी है। भारत सरकार राज्यों के साथ मिलकर लगातार टिड्डी के इस प्रकोप को कम करने, टिड्डी को मारने का काम कर रही है। हमारी 50 टीमें लगभग क्षेत्रों में लगी हुई हैं और हमारी कोशिश है हम ड्रोन और जहाज का भी उपयोग इसके लिए करें, उसकी भी तैयारी चल रही है। बिहार के गोपालगंज ट्रिपल मर्डर केस में आरोपी जेडीयू विधायक की गिरफ्तारी नहीं होने पर विपक्ष ने सवाल उठाए और नीतीश सरकार पर निशाना साधा। जेडीयू के माननीय विधायक, उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं सरकार ने की है। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने सरकार को कल ही अल्टीमेटम दिया था, आज शाम तक का समय दिया था, लेकिन सरकार ने अभी तक गिरफ्तार उनको नहीं किया है। आरजेडी ने जैसे ही सवाल उठाया, जेडीयू ने तुरंत पलटवार किया और तेजस्वी यादव को उनकी पार्टी के विधायक पर लगे आरोप याद दिला दिए। तेजस्वी जी ने उसे पॉलिटिकल मुद्दा बना डाला है। ऐसे में एक सवाल तेजस्वी जी पर भी उठता है। उनके दल के विधायक अरुण यादव, जिसने सामाजिक पाप किया, एक घृणित कार्य किया, फिर भी तेजस्वी यादव जी के मुंह से एक बोल नहीं निकले। मॉनसून 1 जून तक केरल पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि मॉनसून 1 जून तक केरल पहुंच सकता है। पहले उम्मीद जताई गई थी कि ये 6 जून तक केरल पहुंचेगा। मुंबई में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए मेट्रो की तरफ से मरीजों के इलाज के लिए 2 सेंटर बनाने की तैयारी शुरू हो गई। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान की आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने ट्वीट कर राज्य में राहत पैकेज देने का ऐलान किया। केकेआर ने अम्फन तूफान से प्रभावित लोगों को जरूरी चीजें बांटने और सीएम राहत कोष में पैसे देने की बात कही। गुजरात के आणंद में मोबाइल की दुकान चलाने वाले एक दुकानदार ने मोटरसाइकिल के इंजन से एक छोटा ट्रैक्टर तैयार कर लिया। बताया गया कि उसने इस लॉकडाउन में दुकान के बंद होने के बाद करीब 50,000 रुपए खर्च करके खाली वक्त में यह बनाया और इसके लिए उसने अपनी पुरानी मोटरसाइकिल के इंजन का इस्तेमाल किया। इस ट्रैक्टर को सामान ढोने और खेतों में सिंचाई के लिए तैयार किया गया। इसमें फोन चार्ज करने की सुविधा भी दी गई। ये ट्रैक्टर मैंने लॉकडाउन के फ्री समय में बना है, जो 50 की माइलेज देता है और 60 की स्पीड पे चलता है। ट्रैक्टर के पूरी तरह तैयार होने के बाद इस दुकानदार ने कुछ बच्चों को उस पर बैठाकर इलाके में घुमाया। साथ ही उसने ये दावा भी किया कि इसे महिलाएं भी आसानी से चला सकती हैं। उसने जरूरत के हिसाब से कभी उसके पीछे ट्रॉली जोड़ दी तो कभी पानी का टैंकर।
ये सब भी उसने खुद ही बनाया। सौभाग्य की बात है कि लॉकडाउन में बोरियत को दूर करने के लिए दुकानदार ने बेकार हो चुकी मोटरसाइकिल के पुर्जों से जुगाड़ वाला छोटा ट्रैक्टर तैयार कर लिया, जिसका कई जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ लेफ्ट ने प्रदर्शन किया। लेफ्ट के नेताओं ने कोरोना से निपटने और अम्फन तूफान के पीड़ितों की मदद करने में पश्चिम बंगाल सरकार को पूरी तरह फेल बताया और ममता सरकार का विरोध करने सड़कों पर उतर पड़े। लेफ्ट के नेता और कार्यकर्ता पार्टी का झंडा और पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। कुछ प्रदर्शनकारियों ने गले में तख्तियां भी लटका रखी थी। लेफ्ट का आरोप है कि आपदा प्रभावित इलाकों में सरकार लोगों को मदद पहुंचाने में नाकाम रही। प्रदर्शन के दौरान सभी लोगों ने मास्क और एक दूसरे से जरूरी दूरी भी बनाए रखी। They failed to tackle this aftermath of the super cyclone. कोरोना संकट पर अमेरिका और चीन की तनातनी के बीच ही अमेरिकी संसद ने चीन में वीगर मुसलमानों के उत्पीड़न के विरोध में बिल पास कर दिया। इस बिल में चीन को वीगर मुस्लिम समुदाय के लोगों के मानवाधिकारों को कुचलने का दोषी बताते हुए उस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। खास बात यह थी कि इस मुद्दे पर अमेरिकी संसद के सभी दल एकमत थे, इसलिए 413 सांसदों ने चीन पर प्रतिबंध का समर्थन किया, जबकि सिर्फ एक सांसद ने इसके विरोध में वोट दिया। क्योंकि चीन ने शिनजियांग प्रांत में ही लाखों वीगर मुस्लिम समुदाय के लोगों को जेलनुमा कैंप में प्रताड़ित किए जाने के आरोप है, इसलिए अमेरिकी संसद ने शिनजियांग में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सबसे बड़े नेता चेन ग्वांगो पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव भी बिल के जरिए पास कर दिया। साथ ही अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के निदेशक को चीन की उन कंपनियों की लिस्ट बनाने को कहा गया जिन कंपनियों ने वीगर मुस्लिमों के लिए डिटेंशन कैंप का निर्माण किया। इसका मतलब यह कि अमेरिकी संसद चीन की उन कंस्ट्रक्शन कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाने के पक्ष में। हालांकि अभी इस बिल को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंजूरी नहीं दी है और उनके पास यह अधिकार है कि वो वीटो करके इस बिल को कानून बनने से रोक सकते हैं। मध्य प्रदेश के झाबुआ में चोरी के डर से गांव के लोगों ने पानी से भरे ड्रमों पर ताला लगा दिया। गांव में पानी की भारी किल्लत है, जिसकी वजह से लोग दूर के इलाकों से पानी भरकर लाते हैं और कहीं कोई उस पानी को चोरी करके न ले जाए, इस डर से मध्य प्रदेश के झाबुआ के झौसर गांव में घरों के बाहर रखे पानी के ड्रमों में ताला लगा नजर आया। यहाँ पानी की बहुत समस्या पड़ती है, इसलिए यहाँ पे पानी कोई चुरा लेके ले जाता है। 3 किलोमीटर से पानी भरते आते हैं, ताला लगा के रखते हैं। झौसर गांव में गर्मी के मौसम में जमीन के अंदर पानी का स्तर काफी नीचे चला जाता है और लोगों को रोजाना दूर से पानी भरकर लाना पड़ता है। बताया गया कि कई बार पानी की तलाश में लोगों को 3 किलोमीटर दूर भी जाना पड़ता है। ऐसे में एक शख्स बाइक पर एक साथ कई बर्तनों में पानी भरने जाता दिखा, लेकिन कुछ महिलाएं तपती गर्मी में पैदल ही अपने सिर पर पानी के भारी बर्तन ढोती नजर आईं। झौसर गांव में पानी लाने के लिए सिर्फ लंबे सफर की चुनौती ही नहीं, बल्कि अपना नंबर आने में घंटों का इंतजार करने की भी परेशानी है। लंबे इंतजार के बाद जब नंबर आता है तब पानी नसीब होता है। हालांकि प्रशासन की तरफ से पानी की गंभीर समस्या को जल्द सुलझाने का भरोसा दिया गया। हैंडपंप और पावर पंप वहाँ पे लगे हुए हैं, सिंगल फेज आ गया। हम उसके जेजेएम के अंतर्गत उसका योजना बनाएंगे। सौभाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश के झाबुआ में गांव वालों को गर्मी में पानी की भारी कमी से जूझना पड़ता है। लोग दूर दराज के इलाकों से पानी भरकर लेकर भी आएं तो उसके भी चोरी होने का डर रहता है। ऐसे में लोगों ने पानी के ड्रमों पर ताला लगाना शुरू कर दिया। राजस्थान के सिरोही में एक अस्पताल में भर्ती कोरोना वायरस के मरीजों ने जमकर डांस किया, जिसका एक वीडियो वायरल हो गया। अस्पताल प्रशासन ने वहां भर्ती मरीजों के मनोरंजन के लिए गाने बजाए, जिस पर ये मरीज डांस करते दिखाई दिए। कुछ मरीज एक गाने पर डांस करते दिखे तो कई मरीज अपने अपने बिस्तरों पर आराम करते नजर आए। डांस करने के दौरान मरीजों ने एक दूसरे से दूरी बनाए रखने का भी ख्याल रखा। इतना ही नहीं, सभी मरीज मास्क और कपड़े से अपने मुंह भी ढके नजर आए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले की प्रक्रिया 8 जून से शुरू होगी। सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं नहीं होने के बावजूद दिल्ली यूनिवर्सिटी ने फिलहाल दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी। डीयू में दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन 8 से 30 जून तक चलेगा। साथ ही अगस्त में कट ऑफ जारी होंगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि केंद्र सरकार ने पर्यटन उद्योग के लिए एक योजना बनाई। इसके तहत धीरे धीरे उन राज्यों के होटलों को पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा जहां कोरोना वायरस के मामले नहीं है। इसके अलावा होटल मालिकों को टैक्स में कुछ रियायत भी दी जाएगी।
गौरी खान ने अपने बेटे अबराम के जन्मदिन पर एक वीडियो शेयर किया और बताया कि अबराम इस मौके पर अपने पिता शाहरुख खान से कहानियां सुन रहे हैं। दिल्ली कैपिटल्स टीम के मालिक पार्थ जिंदल ने आईपीएल करवाए जाने की सलाह दी। उन्होंने दलील दी कि कोरोना वायरस संकट में ये टूर्नामेंट देश का उत्साह बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक कोरोना जांच केंद्र पर एक महिला को उसका पति मिल गया। 21 साल पहले महिला का पति बिना बताए कमाने के लिए दिल्ली चला आया, जिसके बाद से उसकी कोई खोज खबर नहीं थी। लेकिन शहर के कोरोना जांच केंद्र पर महिला को उसका पति सुरेश दिख गया। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से सुरेश दिल्ली से आसनसोल पहुंचा था और फिर उसे कोरोना की जांच के लिए एक सेंटर लाया गया, जहां उसकी पत्नी उर्मिला भी कोरोना की जांच कराने पहुंची थी। केजरीवाल सरकारी लॉकडाउन में पकड़ के स्कूल में रखा था, फिर टिकट देकर ट्रेन में बैठा के इधर भेज दिया गया। कोरोना वायरस की वजह से लागू हुए लॉकडाउन के बाद बने हालात की वजह से 21 साल बाद लौटे सुरेश से पुलिस ने पूछताछ की। उसका पहचान पत्र देखा गया। तसल्ली करने के लिए सुरेश के शरीर पर मौजूद दाग तक देखे गए। यही नहीं, पुलिस ने सुरेश से परिवार में मौजूद लोगों के नाम भी पूछे। आपका भैया का नाम क्या है? विजय प्रसाद। और एक भाई का नाम? कमल प्रसाद, रतन प्रसाद। पूरी पड़ताल करने के बाद ही पुलिस ने उसे उसके परिवार के साथ जाने दिया। बरसों बाद अपने पति से मिलकर महिला बेहद खुश दिखी। पति से मिलने की खुशी में उसके आंसू तक छलक आए। कई साल से बिछड़े 8 साल का बाद 2 चिट्ठी आया था। अच्छा। कि हम चांदनी चौक बाजार पे रहते हैं, आप खोजने का कोशिश नहीं कीजिएगा। सौभाग्य की बात है कि 21 साल पहले ये व्यक्ति बिना घर वालों को बताए कमाने के लिए दिल्ली चला गया। घर वालों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी थाने में दर्ज कराई और धीरे धीरे उसे भूलने लगे थे। लेकिन लॉकडाउन की वजह से श्रमिक स्पेशल ट्रेन से वो लौट आया, जहां एक कोरोना जांच केंद्र पर उसकी अपनी पत्नी से मुलाकात हो। पूरी दुनिया में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 60 लाख के करीब पहुंच चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में अब तक करीब 3,60,000 लोग कोरोना की वजह से जान गंवा चुके हैं। अमेरिका में तो कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1 लाख को भी पार कर चुका है। यही नहीं, वहां अब तक 17.5 लाख लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। ब्राजील कोरोना वायरस का नया केंद्र बनता जा रहा है। वहां कोरोना मरीजों की तादाद 4,15,000 तक पहुंच चुकी है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा भी 25,000 के ऊपर जा चुका है। वहां अब भी ये आंकड़े तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। रूस में भी करीब 3,80,000 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। हालांकि रूस में इस महामारी से करीब 4,000 ही मौत हुई हैं, जो दूसरे देशों के मुकाबले काफी कम है। ब्रिटेन में हालात पहले से जरूर सुधरे हैं, लेकिन कोरोना से होने वाली मौतों के मामले में ब्रिटेन अब भी दूसरे नंबर पर है। वहां पर अब तक 37,500 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं कोरोना वायरस से, जबकि कुल मरीजों की तादाद भी 2,70,000 के करीब है। अहमदाबाद में एक आदमी ने नोट और मोबाइल जैसी चीजों को सैनिटाइज करने के लिए एक मशीन बनाने का दावा किया। दावा यह भी किया गया कि यह मशीन महज 30 सेकंड के अंदर नोट और मोबाइल जैसे छोटे सामान को सैनिटाइज कर सकती है। मशीन को अल्ट्रावायलेट तकनीक पर बनाया गया, क्योंकि अल्ट्रावायलेट किरणें काफी घातक होती हैं और इनके असर से कुछ ही देर में सारे वायरस खत्म हो जाते हैं। यही वजह है कि ये मशीन का नाम अल्ट्रावायलेट पोर्टेबल मल्टीफंक्शनल सैनिटाइजर रखा गया। इसकी कीमत 8 से 14,000 के बीच रखी गई और उम्मीद ये जताई जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में ये मशीन बाजार में लोगों के लिए उपलब्ध होगी। यूवी बेस्ड टेक्निक से मशीन बनाया गया हुआ है। इसमें कोई केमिकल या डीफॉगिंग के लिए कोई भी केमिकल यूज नहीं होता है। जो भी प्रोडक्ट आप इसमें रखते हो मिनिमम 30 सेकंड की साइकिल रहती है, डिपेंड ऑन प्रोडक्ट। तो वो इसके ऊपर से जो बैक्टीरिया रहता है वो 99.9% किल करके उसको डिसइंफेक्ट करता है। ट्रेनों के मसले पर केंद्र और ममता सरकार के बीच जारी तनातनी की वजह से मुंबई में फंसे पश्चिम बंगाल के मजदूरों की मुश्किलें बढ़ गईं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रेल मंत्रालय पर अपनी मर्जी से मुंबई से कोलकाता के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने का आरोप लगाया। और ममता बनर्जी के इस आरोप के बाद मुंबई से पश्चिम बंगाल के मजदूरों को लेकर जाने वाली कई श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, जिससे लॉकडाउन की वजह से मुंबई में फंसे बंगाल के मजदूरों की परेशानी बढ़ गई। ट्रेनों के रद्द होने के बाद कई मजदूर बीवी बच्चों के साथ शहर के दहिसर इलाके में बसों के इंतजार में बैठ गए। मजदूरों को बसें मिली या नहीं, सिर्फ 2 मिनट के ब्रेक के बाद। जंग